Friends, I welcome you all to this online learning session. We are talking about a poem by Donne, The Sun Rising. So far, we have read the opening four lines of the poem, and today we are going to take our discussion a step further where we had stopped in the previous video. So, within my capacity, I will try to explain this poem to you being bilingual, speaking in Hindi and English both. So I request you to have patience and listen and try to understand the poem I'm explaining to you. So let's begin. Let me read the opening four lines of the poem that we have so far dealt with. Busy old fool, unruly sun, why doth thou thus through the windows and through the curtains call on us? Must to thy emotions lovers seasons run? यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी कि आखिर पोएट जो ओपनिंग फोर लाइंस में जिस तरीके से बात करता है और सन को एड्रेस कर करके जिस तरीके से इरिटेटिंग और और इंसल्टिंग टोन के साथ बात करता है, चौंकाने वाला है. यानी द एक्सप्रेशंस and the words the poet has used for addressing the sun and the way he is being irritated at the coming or at the arrival of the sun, and the way that the sun peeping into the poet's room through the curtains and through the windows. Of course it is irritating to the poet. और इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से समझने की कोशिश किया है इससे पहले वाली वीडियो में. तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें. लेकिन थोड़ा सा रिकैप मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चले जाते हैं ताकि आज जो हम पढ़ेंगे उससे कनेक्ट कर सकें. तो हम लोगों ने बात किया था कि पोएट जब ओपन करता है पोएम को, यानी शुरू करता है, तो उसे फूल और अनरूली बताता है. फूल, और वो भी ओल्ड फूल बोलता है, और अनरूली बोलता है. फूल मीन्स बेवकूफ़ होता है, अनरूली जिसे आप इल कल्चर्ड, अनमैनर्ड कर सकते हैं. तो पोएट ने सन को एड्रेस करते हुए बोलता है कि आप बेवकूफ़ हो और आप दरअसल इल कल्चर्ड हो. और ये बात बोलने के बाद, और इसको यानी ये बात जो कहता है फूल और अनरूली, उसके सपोर्ट में ये बात करता है कि आप किस तरीके से, मीन्स तुम किस तरीके से खिड़की से आते हो, कर्टन से आते हो, और जाहिर सी बात है जब आते हो तो मुझे डिस्टर्ब करते हो, मेरे बिलवेड को डिस्टर्ब करते हो. और फिर एक प्रश्न करता है जो काफ़ी शॉकिंग होता है कि मस्ट टू दाई इमोशंस लवर सीजन्स रन. इसका एक हिंदी तर्जुमा अगर हम लोग करें तो ऐसे समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं, तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या तुमसे और तुम्हारी मूवमेंट की बात किया, यानी सूरज की मूवमेंट की बात हो रही है, तो क्या तुमसे हमारी और हम लवर्स की ज़िंदगी चलता है. मस्ट टू दाई इमोशंस लवर सीजन्स रन मीन्स डू यू think that you govern our life, means lover's life. क्या तुमसे और तुम्हारी मूवमेंट से हम आशिकों की ज़िंदगी है, क्या हमें तुम बताओगे. इसमें क्या है कि एक ह्यूमिलिएटिंग टोन है पोएट का, काफ़ी गुस्से में और काफ़ी मॉकिंग तरीके से और इरिटेटिंग टोन के साथ कहता है कि तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे ये इशारा करोगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी और कैसे इस दुनिया में परफॉर्म होगी. और
बताया था कि दाई इमोशंस सन के मूवमेंट्स को रेफर करता है और सन की मूवमेंट जो है वो टाइम को रेफर करता है। तो इस तरह से पोएट क्या है कि टाइम पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम आशिकों की ज़िंदगी में टाइम मैटर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। और लवर्स सीजन्स, आप सीजन को तो जब हिंदी देखेंगे तो मौसम होगा, लेकिन दरअसल ये मौसम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे पोएट लवर्स के लाइफ को रिलेट कर रहा है। अगर आप टाइम को गौर से देखें तो टाइम ही वो चीज़ है जिससे इंसानों की ज़िंदगी इस दुनिया में बनती है और संवरती है। आप ब्रूस ली के नाम सुने होंगे। उसका एक फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हो? डू यू लव योर लाइफ? तो आंसर है कि अगर करते हो, इफ़ यस, देन डोंट स्क्वेंडर योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ द स्टफ लाइफ इज़ मेड ऑफ। ज़िंदगी वो चीज़ है, मीन्स सॉरी, लाइफ वो चीज़ है, सॉरी, टाइम वो चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी बनती है और संवरती है। Do you love your life? If yes, then don't squander your time because time is the stuff life is made of. यानी समय वो चीज़ है जिससे इंसानों की ज़िंदगी बनती है और संवरती है। तो सीज़न जो है वो टाइम को रिलेट करता है और टाइम एक तरह से इंसानों की ज़िंदगी को रिलेट करता है, और यहाँ पे लवर्स की ज़िंदगी की बात हो रही है। पोएट बोलता है कि क्या क्या तुम्हारी मूवमेंट, यानी जिससे वक्त बनता है इस दुनिया में, तो क्या तुमसे हमारी ज़िंदगी चलती है, हम आशिकों की ज़िंदगी चलती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेइंग है स्कॉलर्स लोगों का कि आप अगर ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं तो ज़िंदगी क्या है कि बहुत प्रीसियस है, मीन्स इट्स अ वेरी वर्दी, वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशियल, इट्स अ प्रीसियस थिंग ऑन द अर्थ। तो वजह है कि ज़िंदगी आखिर क्रूशियल क्यों है, ज़िंदगी अगर अनमोल क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि स्कॉलर्स के द्वारा कि द डेज वी हैव बीन ब्लेस्ड विद, यानी जो ज़िंदगी हमें, जो वक्त हमें मिला है और जिसको डेज में रख कर करके बात करता है कि द डेज वी हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑफ कोर्स आर काउंटेड, यानी जो दिन हमें मिले हैं, यानी जो हमें वक्त मिला है इस दुनिया में, वो काउंटेड है। तो इस तरीके से क्या है कि ज़िंदगी कीमती है। ज़िंदगी कीमती क्यों है? क्योंकि वक्त जो हमें मिला है वो गिनी हुई है। मीन्स वक्त को तो आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन डेज, मंथ्स और ईयर्स जो हमें मिले हैं, जो सब डिवीज़न है टाइम का, जो इसी पोएम में पोएट बात करता है। तो दरअसल आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी दरअसल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें जो दिन मिले हैं वो गिने हुए हैं। तो सीजन्स जो है, सीजन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप लवर सीजन्स को लवर्स के मौसम नहीं समझे। लवर सीजन्स का मतलब है कि लवर्स की ज़िंदगी, यानी टाइम, सीजन जो है वो टाइम को रिलेट करता है और टाइम ज़िंदगी को रिलेट करता है। ज़िंदगी कीमती है क्योंकि जो दिन हमें मिले हैं वो क्या है कि गिने हुए हैं। तो लाइफ तो नहीं गिना हुआ, लेकिन दिन गिने हुए हैं, तो इसका मतलब दिन ही है वो जो इंसानों की ज़िंदगी को रिलेट करता है। तो पोएट बोलता है कि क्या तुमसे हमारी ज़िंदगी है, हम आशिकों की ज़िंदगी है। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था, जो मैंने अपने इस ओपनिंग स्पीच में आपको समझाने की कोशिश किया, रिकैप किया कि आखिर इस पोएम में 4 लाइन में तल्खिया अंदाज में पोएट बात करता है, काफ़ी इरिटेटिंग नोट में बात करता है, लेकिन और इसका वजह यह है कि पोएट बोलता है कि तुम फूल हो, तुम अनरूली हो। वजह कि तुम बिना परमिशन, बिना इजाज़त लिए तुम खिड़की से और पर्दों से झांकते हो, और क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि क्या तुम हो जो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हो। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे की जो लाइन है उसको देखते हैं। Saucy pedantic wretch, go chide late school boys and so apprentices. Go tell court huntsmen that the king will ride. Call the country ants to harvest offices. Love all alike, no seasons knows, nor clime, nor hour
days, months, which are the regs of time. ये जो लाइंस हैं, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शब्द पे आप स्पेलिंग पे नहीं जाएं, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो आर्केइक है, यानी पोएट की जो स्पेलिंग जो जिस वक्त उन्होंने लिखा था वो यही लिखा था, लेकिन आज इसमें से कुछ स्पेलिंग्स को देखेंगे तो उसके स्पेलिंग्स आपको कुछ अलग तरीके से मिलेंगे। जैसे कि सॉसी है तो SAUCY सॉसी, इसका स्पेलिंग अभी आपको मिलेगा। तो आप स्पेलिंग देख करके घबराए नहीं, क्योंकि ये वो स्पेलिंग्स हैं जिसमें डन ने इस पोएम को लिखा है। सॉसी, पेडांटिक, रिच। दरअसल जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया जिसमें 3 वर्ड्स हैं, सॉसी, पेडांटिक, रिच, और ये एब्यूसिव फ्रेज है जिसमें 3 वर्ड्स हैं। सॉसी आप उसे कहेंगे जो कि रूड होता है और लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करता है। एक तो रूड होता है एंड शोज नो रिस्पेक्ट। पेडेंटिक वैसे लोगों को कहते हैं, या उस तरह के बिहेवियर को कह सकते हैं जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की छोटी छोटी गलतियों को देखता है और उस पर तनकीद करता है। तनकीद इसलिए नहीं करता है, नहीं उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको इसलिए करता है कि छोटी छोटी चीज़ों को देख करके कि उसका मकसद उसको सही करना नहीं होता, उसका मजाक उड़ाना होता है। तो पेडेंटिक ऐसे एक इंसल्टिंग वर्ड है ये, जिसमें आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को देखते हैं, अपने आप को काबिल समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, और इसलिए आप देखते हैं छोटी छोटी बुराइयों को, इसलिए नहीं कि उसको आप सुधारना चाहते हैं, इसलिए कि उसको इंसल्ट करना चाहते हैं। इस मकसद से अगर कोई इंसान दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को देखता है और उस पर तनकीद करता है, इशारतन ये ऐसा नहीं कि वो उसको करेक्ट करना चाहता है, जैसे लोगों के बीच उसको छोटा दिखाना चाहता है, तो उसे आप पेडेंटिक कहते हैं, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझता है। और रिच मीन्स वैसे लोग होते हैं जो कि स्टूपिड होते हैं, यानी बेहुदा जिसको आप कह सकते हैं। तो पोएट एक काफ़ी एब्यूसिव तरीके से और काफ़ी तल्खिया अंदाज में, गुस्से में और सन को फटकारते हुए ये बात कहता है कि सॉसी, पेडांटिक, रिच। अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो इसका बहुत ही इंसल्टिंग लगेगा अगर हिंदी में बात करें, अगर इन शब्दों को एक साथ मिला करके तो। लेकिन ऐसा समझें कि ये एक एब्यूसिव एक्सप्रेशन है जो जो इंसल्टिंग है। सॉसी, पेडांटिक, रिच, जो कि सन को गाली देते हुए पोइट बोलता है, और बोलता है गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज, जाओ जा करके रिमाइंड करो उन लोगों को, उन स्कूली बच्चों को जो स्कूल जाने में देर कर रहे हैं, लेट हो चुके हैं। फिर है सोर फ्रेंचिसेस, और फ्रेंचिसेस वर्ड अभी आपको नहीं मिलेगा, अप्रेंटिस मिलेगा। और सोर का मतलब होता है अनविलिंग, और अप्रेंटिस जो कि काम सीखने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, जो अभी किसी काम को या किसी ऑफिस में किसी भी तरह के अफेयर्स को सीख रहे होते हैं, तो अप्रेंटिस होते हैं, जिसको आप असिस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बोलता है कि जाओ जा कर के उन्हें भी डांटो, फटकारो, बोलो, जो कि अनविलिंग हैं, वो लोग जो काम पे जाते हैं और काम सीख रहे हैं, अभी न्यू लर्नर्स हैं। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, बोलता है कि जाओ जा कर के वैसे हंटर्स को बोलो जो कि दरबारी हैं, जो कि बादशाहों के यहाँ काम करते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पे जेम्स द फर्स्ट के तरफ इशारा किया गया है कि जेम्स द फर्स्ट जो था वो हंटिंग काफ़ी पसंद करता था, और इस दौर में था अर्ली 17th सेंचुरी में, जैकोबियन एज जिसे आप जानते हैं, कि जेम्स द फर्स्ट का वो रूल होता है जो कि 1603 to 1625 का पीरियड होता है, जिसमें जेम्स द फर्स्ट आपको एक बादशाह मिलेगा। तो वो काफ़ी शौकीन था, काफ़ी फाउंड ऑफ था हंटिंग का। तो बोलता है कि डन इशारा करते बोलता है कि जा कर के उन दरबारियों को कहो जो कि एम्प्लॉयड हंटर्स हैं, क्योंकि बादशाह जो है द किंग विल राइट बिकॉज दे हैव टू फॉलो द किंग।
उनको बादशाह के साथ जाना है। अब सोचिए अगर बादशाह के यहाँ आप काम कर रहे हैं और वक्त पे, नियत वक्त पे अगर नहीं पहुँचे तो क्या होगा? काफ़ी मुश्किल खड़ा हो सकता है। फिर बात करता है कि कॉल द कंट्री आर्म्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पोएट सन को हुक्म करता है और बोलता है कि जाओ जा कर के इन लोगों को गाइड करो, जा कर के उन्हें उन्हें इशारा करो, उन्हें जा कर के बोलो कि वो अपने वक्त पे अपने काम को फॉलो करें और वक्त पे अपने काम के लिए जाए। जिसमें कंट्री आंट्स आप देखेंगे, कंट्री आंट्स मतलब आप गांव के चिट्टियाँ ना समझें, क्योंकि कंट्री का मतलब देश हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे विलेज को हम रेफर करेंगे। कॉल द कंट्री आंट्स, जा कर के बोलो, कहो, पुकार करो, पुकार लगाओ, मीन्स जा कर के कहो सिंपली कि एंड्स को। तो एंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि चिट्ठियों की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोइट बोलता है कि आप जाओ, सन को तो इतना इज्जत दे नहीं रहा है वो, लेकिन हम इज्जत दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कॉल द कंट्री आंट्स, जा कर के किसानों को जा कर के बोलो कि वो जा कर के हार्वेस्ट करें अपने ऑफिसेस को। तो एक किसान को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एंड से। अब आप सोचें क्यों किया गया है? दोनों की सिमिलरिटी कुछ ऐसी फीचर हैं जिसके की बदौलत पोइट क्या है कि किसानों को इशारतन एंड्स कहा है। और ये एक मेटाफर भी है। पोइट बोलता है कि कॉल द कंट्री एंड्स मीन्स गो एंड टेल द कंट्री फार्मर्स, गो एंड टेल द फार्मर्स हु आर हार्ड वर्किंग। तो आप चिट्ठियों को गौर से देखें, वो कभी आपको आराम करते हुए नहीं मिलेंगी। ठीक उसी तरह से आप किसानों को देखें, उनकी ज़िंदगी काफ़ी टायरसम होता है, काफ़ी हेक्टिक होता है। कभी भी अपने खेत में, कभी भी अपने बागीचे में, या कभी भी आ, ऐसे जगह जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, कभी बैठे हुए उन्हें नहीं देख सकते हैं आप। तो बोलता है, पोइट बोलता है कि आप जाएं, और किसको बोल रहा है आपको मालूम है? सन को बोलता है कि जाए और जा कर के जो गांव के किसान हैं, कहें कि जा कर के वो अपने ऑफिसेज की कटाई करें। तो ऑफिस भी यहाँ पे एक मेटाफर के तौर पे काम कर रहा है। ऑफिस का मतलब फील्ड्स है यहाँ पे, क्योंकि किसानों के लिए तो भाई खेत ही उनका ऑफिस है, जहाँ पे वो जाते हैं और अपना कमाई करते हैं। तो कहने के मतलब है कि इन सब के लिए वक्त आ चुका है। अगर आप वक्त पे खेत नहीं काटते हैं, वो लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, उनको मालूम है कि अगर फसल की कटाई अगर वक्त पे नहीं हो तो फिर वो सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर धान का खेत है, अगर आप उसको सही से नहीं काटे, वक्त पे नहीं काटे, तो वो झड़ जाएंगे। फिर गेहूं का खेत है, अगर वक्त पे नहीं काटे तो भी क्या होगा कि वो झड़ने लगेगा। फिर उसी तरीके से फसल की कटाई क्या है कि वक्त पे करना ज़रूरी होता है, और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से बात कर रहा है सन को, दरअसल सन को एड्रेस कर रहा है पोइट। ऐसा कुछ नहीं है। पोइट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और डांटते हुए, फटकारते हुए, एक एब्यूसिव एक्सप्रेशन के साथ एड्रेस करता है और बोलता है कि जाओ जा कर के इन लोगों को, जो ये लोग हैं, इन लोगों को जा कर के कहो। सबसे पहले तो बोलता है कि जो स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं, जो लेट कर रहे हैं, उनको जा कर के बोलो। फिर है कि वैसे असिस्टेंट हैं, वर्किंग लोग हैं, जो काम सीखने वाले लोग हैं, जो अभी अनविलिंग हैं, सुबह सुबह उठे हैं और मूड बिल्कुल नहीं है जाने का उनका, तो उनको जा कर के कहो, वक्त हो चुका है। फिर बोलता है कि जा कर के आप कहो किसको? हंट्समैन को, यानी वैसे लोग जो हंटर्स हैं और बादशाह को फॉलो करते हैं, बादशाह के साथ शिकार पे निकलते हैं, उन्हें जा कर के कहो। फिर बोलता है कि तुम जा कर के किसानों को कहो कि जा कर के वो अपने खेतों की कटाई करें। नहीं काटेंगे वक्त पे तो फिर उनके साथ बहुत नुकसान हो सकता है। फिर अपने तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नो टाइम,
hours, days, months, which are the regs of time. बोलता है कि मोहब्बत, हम आशिक जो कि हमेशा एक जैसे होते हैं, हमारे लिए ना सुबह मैटर करता है, ना शाम मैटर करता है, ना दो वक्त दोपहर मैटर करता है। लव जो एक ऐसी चीज़ है जो टाइम से बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। ये टाइम किसी भी तरह से इसको परेशान नहीं कर सकता है। दरअसल द क्लचेज ऑफ टाइम है, उससे आज़ाद है ये। तो बोलता है कि लव यानी अपने तरफ लव तो एक पोइट जो मोहब्बत रखता है, और ख़ास तौर से जो मोहब्बत उसके साथ बैठी हुई हैं जो, और वो खुद अपने वाइफ के लिए एक मोहब्बत होता है। तो एक तरह से समझे कि मोहब्बत की बात हो रही है। बोलता है कि हमेशा एक जैसा होता है मोहब्बत। जो आशिक होते हैं उनके लिए दिन रात सुबह शाम मैटर नहीं करता है। तो बोलता है कि नो सीजन्स नोज। बोलता है कि आई डोंट नो टाइम मीन्स आई बीइंग अ लवर who possesses love actually does not know time means I do not know time। बिल्कुल मैं वक्त को नहीं जानता हूँ। no seasons knows means I don't know time। love does not know time। सीजन जिसको मैंने पहले बता दिया है कि ये टाइम को रेफर करता है, और काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें तो टाइम ज़िंदगी को रेफर करता है। तो बोलता है कि हम नहीं जानते ये चीज़ क्या है। फिर बोलता है क्लाइम की मतलब क्लाइमेट की बात है कि हम क्लाइमेट को भी नहीं जानते, हम वो बदलती हुई मौसम नहीं हैं। फिर बोलता है कि आर्स जो कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें सेकेंड मिलता है, फिर हमें मिनट मिलता है, फिर हमें आवर्स मिलता है, फिर हमें आवर्स से फिर डेज मिलना शुरू करता है, फिर मंथ्स होता है, फिर ईयर्स होते हैं। इस तरीके से टाइम के सब डिविजन्स बटे हुए हैं। तो बोलता है कि हम इन सब को जानते ही नहीं हैं। बोलता है कि आवर्स, डेज, मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम। अगर आप बात करें तो दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ टाइम, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम। एक्चुअली टाइम इटसेल्फ, आप ये सब टाइम ही है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो सन जो है वो ओपनिंग लाइन में ही ये बात कर दिया है कि हम तुम्हारे इमोशन को नहीं जानते हैं। तुम्हारी इमोशन से, तुम्हारी मूवमेंट से दरअसल हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो मोहब्बत बोलता है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइम से इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, ये आज़ाद है टाइम से। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि पोएट जो एम्फेसाइज करता है, अपने आप को ग्लोरीफाई करता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन भी है कि हम आशिक हैं और हम टाइम से बिल्कुल आज़ाद हैं, हम तुमको नहीं जानते हैं और हमें तुम नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते हो। हम आशिकों की मोहब्बत को कमज़ोर कर भी नहीं सकते हो तुम। बोलता है कि जाओ इधर उधर जाओ, जिसको जो जहाँ जाना है तुमको जाओ, जा कर के ये सब काम करो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता है। तुम हो ही कौन मेरे लिए। और पोइट काफ़ी इरिटेटिंग मूड में है, और पोइट दरअसल सन को बिलिटिल भी कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसकी औकात दिखा रहा है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी पोइट है, और आप समझ रहे होंगे कि ये पोइट दरअसल सन को ये सब बात बोल रहा है, लेकिन सन से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप डीपर सेंस को समझेंगे तो मालूम चलेगा कि ये सोसाइटी में उन लोगों को रेफ़र कर रहा है जो एक आशिकों की ज़िंदगी में और एक उनके लाइफ पे हमेशा तनकीद करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें उन्हें कमज़र्फ बताते हैं, स्टूपिड बताते हैं, नॉनसेंस बताते हैं। और पोइट डन भी अपने वक्त में एक लवर रह चुके थे, और क्योंकि इनकी जो शादी थी वो जिस लेडी से शादी किया था इन्होंने, वो उसके साथ भाग कर किए थे। तो मोहब्बत में बहुत सारे अप एंड डाउन्स और क्रिटिसिज्म एक्सपीरियंस करने को मिला होगा, जिससे कि सुर को और सन को इशारा करते हुए एक तरह से लोगों के तरफ ये अटैक कर रहे हैं कि आप आशिकों को इतना नीचा ना समझें, और आपकी क्रिटिसिज्म से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला हमारी ज़िंदगी में। तो पोइट दरअसल
यहाँ पे तो पोएम में हम यही देख रहे हैं कि पोएट सन को चाइड कर रहा है, सन को अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर डीपर सेंस लें तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि पोएट सन तो सिर्फ बहाना है, इशारतन ये लोगों के तरफ इशारा है। फिर आगे बढ़ते हैं और जो भी इसमें वर्ड्स थे वो भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो कंट्री आंट्स को याद रखेंगे। कंट्री आंट्स मीन्स विलेज फार्मर्स की बात हो रही है, और हार्वेस्ट ऑफिसेस का मतलब हार्वेस्ट फील्ड्स की बात हो रही है कि खेतों की कटाई करें। और फिर उसके बाद ये दो लाइन है, लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नॉर क्लाइम, न आर डेज मंथ्स विच आर द रंग्स ऑफ टाइम। वक्त दरअसल मोहब्बत जो है वो वक्त से भी आज़ाद है, मोहब्बत पे किसी का ज़ोर नहीं है। और पोइट बोलता है कि ये जो टाइम है जो हमेशा हमें ये एक तरह से फिजिकल ब्यूटी को ले सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं कर सकता है। बोलता है कि जाओ, तुमको नहीं समझता मैं। आगे देखते हैं। Thy beam so reverent and strong, बोलता है बीम, बीम आप जानते होंगे, बीम यहाँ पे रेज को रेफर करता है, सूरज के किरणों को रेफर करता है। तो thy beams so reverent, reverent वर्ड का मतलब है respectful, honorable, respected, और strong तो आप जानते ही हैं। तो thy beam so reverent and strong, why should thou think I could eclipse and cloud them with a wink, but that I could not lose her sight so long. If her eyes have not blinded thine, look, and tomorrow let tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou left them or lie here with me. As for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear, all here in one bed lay. तो आगे चलते हैं और देखते हैं। Thy beam so Thy beam so reverent and strong, why should thou think? ये एक प्रश्न है जो कि पोएट तल्खिया अंदाज में काफ़ी गुस्से में आप कह सकते हैं, चिड़चिड़ा करके इरिटेटिंग मूड के साथ, टोन के साथ बोलता है कि Thy beam so reverent and strong, why should thou think? तुम्हारी ये जो किरणें हैं, जो तुम्हारी दरअसल रेज हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, काफ़ी ऑनरेबल हैं, और ऐसा तुम क्यों सोचते हो? आप अगर सन की किरणों को देखें, क्या इम्पोर्टेंस है सन का और उसकी रोशनी के इस दुनिया में, बिकॉज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं the absolute control of every existence on this earth is in the hand of the sun by the decree of Almighty. आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये इस दुनिया की जो जो एग्जिस्टेंस है एक तरह से सूरज के हाथों में है, और ये भी क्या है कि by the decree of Almighty means on the instructions given by God. तो सन ऑफ कोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए। अगर हम जिंदा हैं और चल फिर रहे हैं और एनर्जेटिक हैं, तो इसका वजह एक ये भी है कि सन की रोशनी है जो हमें हर दिन चार्ज करता है, इस दुनिया के हर एक कण को चार्ज करता है। तो जाहिर सी बात है कितनी रिस्पेक्ट है सन की किरणों को, ये पोइट जानता है, क्योंकि पोइट की ज़िंदगी भी सन के वजह से ही है। लेकिन ये तो अभी आउट ऑफ माइंड है, काफ़ी नाराज़गी है पोइट को, और उसको नीचा दिखाना है सन को, तो इसलिए बोलता है कि सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, व्हाई शुड दाउ थिंक? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो? ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर।
Thy beam so reverent and strong, why should thou think I could eclipse and cloud them with a wink? बोलता है कि एक्लिप्स वर्ड को पहले देखें। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना, और क्लाउड जो यहाँ है, क्लाउड का मतलब बादल नहीं समझें, क्लाउड का मतलब अंधेरा करना है। ये दोनों शब्द वर्ब के शकल में हैं। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगाना, मतलब अंधेरा छा देना, और क्लाउड का भी मतलब यहाँ पे अंधेरा छा देना। वर्ब है ये दोनों। देम विद अ विंक, और देम जो टर्म आया है ये बीम्स के लिए आया है, मतलब किरणों के लिए। तो बोलता है कि तुम अपने आप को इतना काबिल क्यों समझते हो? रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल एंड और मजबूत। आई शुड, वाई शुड दाउ थिंक, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसे क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हो? आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। विंक मतलब स्प्लिट सेकेंड है, ये हमारी आंखों की पलक झपक को आप समझ सकते हैं। विंक ऐसे टू विंक का मतलब आंख मारना होता है, लेकिन अ विंक का मतलब ये हमारी झलक झपक है, एक पलक झपक जैसे हम समझते हैं। तो स्प्लिट सेकेंड का ये होता है, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बोलता है कि हम आंख बंद कर लेंगे और तुम्हारी जो सारी काबिलियत है ना उसको हम ख़त्म कर देंगे। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। तुम्हारी जो ब्राइटनेस है, तुम्हारे अंदर जो चमक है, जिससे तुम्हारी इज्जत है इस दुनिया में, वो हम एक सेकेंड के अंदर गुल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। करेंगे क्या कि हम अपनी आँखों को बंद कर लेंगे एक सेकेंड के लिए। एक्लिप्स एंड क्लाउड बोलता है तुम्हारे जो रोशनी है, तुम्हारी जो रेज है, उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एक्लिप्स एंड क्लाउड कर देंगे। और उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो है कि आँख बंद कर लेंगे। तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारे ऑनर, तुम्हारी सारी जो जो बड़ा होने की जो जो फीचर है, वो सबको ख़त्म कर देंगे एक सेकेंड में। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन पोइट बाद में निगेट करता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि पोइट सन को इज्जत देने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या सन से पोइट को अचानक मोहब्बत हो गई तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर साइट रेफर करें आप, हर साइट जो कि पोइट की जो बिलवेड है, जो सामने बैठी हुई हैं, उनके चेहरे की बात हो रही है। द फेस ऑफ पोइट्स बिलवेड की बात हो रही है यहाँ पे। बोलता है कि ना ना ना, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारे आँख से ओझल ही हो जाएगी। विंक और सो लॉन्ग को आप कंपेयर करें। विंक जो स्प्लिट सेकेंड होता है, और उसको उसने बताया कि इतना लंबा हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मतलब इतने देर के लिए हम अपने वाइफ की आंखों से ओझल हो जाए, या वाइफ मेरी आंखों से ओझल हो जाए, ऐसा हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आई कुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, बिल्कुल नहीं हो सकता हमसे। अब एक तरह से देखें तो यहाँ पे क्या है कि पोएट अपने वाइफ की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हुए उसको ग्लोरीफाई भी कर रहा है। इफ़ यू गो डीपर एंड थिंक, यू विल फाइंड द पोएट इज ग्लोरीफाइंग द फेस ऑफ हिज बिलवेड। अपनी महबूबा और अपनी बिलवेड की खूबसूरती का भी वर्णन कर रहा है। ये बता रहा है कि कितनी खूबसूरत है और कितनी इम्पॉर्टेंट है वो मेरे लिए। एक तो यहाँ सबसे प्राइमरी थिंग ये है कि पोएट बोलता है कि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में आपको मिलेगा कि वो कितनी खूबसूरत है, जो नीचे वाले लाइन में रेफर करता है पोएट। तो बोलता है कि हर फेस, एक्चुअली हर साइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लाइक ब्रीथ टू माई लाइफ, and if I lose her sight for a second, I will reduce to ashes. I will completely ruined on this earth. अपने आप को मेरी वजूद ही मिट जाएगी अगर हम उसको एक सेकेंड के लिए नहीं देखें तो।
सोच सकते हैं कि पोएट के दिल में अपनी बिलवेड के लिए अपनी जो कि वाइफ हैं पोएट की, जो कि कितनी कितनी मोहब्बत है, उस इंटेंसिटी को, उस अमाउंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बोलता है कि एक सेकंड भी हम अपनी वाइफ के चेहरे को देखे बगैर नहीं रह सकते। फिर पोएट के तरफ पोएट सन को एड्रेस करते हुए बोलता है कि इफ हर आई इज नॉट ब्लाइंडेड दाइन। गौर से आप देखें, सेंटेंस को देखें, वर्ड्स को देखें। इफ हर आई इज नॉट ब्लाइंडेड दाइन, अगर तुम उसकी आंखों से अंधे नहीं हो गए। ऐसे पोइट्री का हिंदी नहीं किया जा सकता है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि if you are not blinded by the brightness of the eyes of my beloved, if the brightness of the eyes of my beloved do not have the impact on you, if the brightness of the eyes of my beloved does not have impact on you, so you are welcome. तो बोलता है कि look tomorrow late tell me, means you are welcome tomorrow. You are requested, not you, just हुक्म देते हुए बोलता है, रिक्वेस्ट भी नहीं है ये, इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप क्या करें कि कल आए, देखो कल कल आओ, ऐसे बोलता है कि कल आओ और टेल मी, और मुझे बताओ, लेट मी नो अबाउट समथिंग। तो आप देखें कि पोएट जो है वो एक तरह से रेफर करता है कि माई बिलवेड और माई वाइफ is very very important to me. I cannot imagine myself without her. जैसे उसने कहा है कि I would not lose her sight so long. और फिर उसके बाद बोलता है कि her eyes not blinded thine. If you are not disturbed by the brightness of the eyes of my beloved, look tomorrow late come. देखो कल आ जाओ, अगर वक्त हो तो आ जाओ, ऐसे तुम्हारा काम भी है, आते रहना तो आओ। अब देखें कि क्या है कि जब जैसे जैसे पोएट अपने बिलवेड पे कंसंट्रेट करता है और उसकी खूबसूरती का वर्णन करता है, उसकी आंखों की ब्राइटनेस की बात करता है, मतलब उसकी आंखों की चमक की बात करता है, और बोलता है कि मेरी बिलवेड की आंखों के चमक के सामने तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो, तुम्हारा कोई औकात है ही नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी आँख खोल दे तो तुम अंधा हो सकते हो। तो अगर अंधा नहीं हुए, अगर बर्दाश्त कर लिए, तो ऐसा है कि तुम आ सकते हो, तुम्हारी हमसे मुलाकात तुम्हारी हो सकती है। और फिर आगे बोलते हुए बढ़ता है, बोलता है कि ऐसा है कि तुम कल आओ। Where both the Indias of spice and mine, beware thou leftst them or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. फिर बोलता है कि जाओ, घूमो, दुनिया घूमो, इंडिया जाओ, वहाँ के स्पाइस और वाइन देखो वहाँ है कि नहीं है, और देखो है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमारे यहाँ तो है ही है। लाई हियर विद मी, बोलता है बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विद मी। तो इंडिया की स्पाइस और माइन की बात हो रही है, यानी मसाले, और माइन से आप गोल्ड को रिलेट करेंगे, गोल्ड माइनिंग की बात कर रहा है पोइट। बोलता है कि जाकर देखो, ऐसे पूरे यूरोप में स्पाइस और गोल्ड जो भारत से दरअसल लोगों ने हासिल किया, तो इंडिया दरअसल अपनी गोल्ड और स्पाइस के लिए काफ़ी फेमस था उस वक्त भी, और आज भी ऑफ कोर्स है ही, लेकिन बात हो रही है अर्ली 17th सेंचुरी की, जिस वक्त पोएट जो है वो रेफ़र करता है कि इंडिया जाओ, जा कर के देखो कि स्पाइस है कि नहीं वहाँ, और गोल्ड माइन को भी देखो है कि नहीं, जहाँ तुम छोड़े थे वहीं है कि हमारे कमरे में है, मेरे मेरे रूम में पड़ा हुआ है। अब आप गौर करें तो आपको मालूम चलेगा कि पोएट जो है वो अपने बिलवेड की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो अपने आप में
काफ़ी कीमती चीज़ है, जिसको पूरी दुनिया दरअसल तड़पता है, जिसके लिए, जो स्पाइस है और माइन है, गोल्ड है। तो आप ये दो चीज़ आप मेरी वाइफ में भी देख सकते हो। यानी मेरी वाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनमोल है और बहुत कीमती है। तो ये अप्रिसिएशन है। आप ऐसे लग नहीं रहा है कि अप्रिसिएशन है, लेकिन आप गौर से अगर समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दो लाइन जो रेफर पोइट कर रहा है, इन सारे जो लाइंस जो पढ़ा मैंने, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पोइट की बिलवेड है। वो अप्रिशिएट कर रहा है। अगर वो लेडी काफ़ी इंटेलिजेंट होगी तो काफ़ी खुश हो रही होगी कि पोइट दरअसल वो बात तो मेरी कर रहा है, मेरी ब्यूटी की बात कर रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। फिर बोलता है कि आस्क फॉर दोज किंग्स हुम सॉस्ट येस्टरडे। बात करता है कि जाओ और बादशाहों से भी मुलाकात कर लेना, देखना कि वहीं हैं या नहीं है तो मेरे कमरे में आना, देखना सब यहाँ मिलेंगे। दाउ शैल्ट हियर, आप उन्हें सुन सकते हैं। और ऑल हियर इन वन बेड ले, इशारतन बोलता है कि ये जो दुनिया, जो मेरा कमरा है वो, और जो हम और मेरी वाइफ जो है, मेरी बिलविड जो है, वो रानी है और हम तो राजा हैं, बादशाह हैं। तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है इस स्टेंजा में जो हम लोगों ने पढ़ा। ऑफ कोर्स पोइट जो है वो खुद को ग्लोरीफाई कर रहा है और खुद को अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी तरफ अपनी वाइफ को भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है और काफ़ी खुश हो रही होगी वो। तो आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और जो बची हुई लाइंस हैं, स्टेंजाज हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So today going to stop here and we'll resume of course in the next video. Till or until then, take rest and enjoy this life which is blessed by Almighty in all way. Of course, enjoy it in a way that you could live it to the fullest. Thank you.